साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो नेपाल में जो विनाशकारी बाढ़ आया है 26 अगस्त को, उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। नेपाल में जो जल प्रलय आया है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये जल प्रलय आया कैसे, कब, कहाँ और कैसे, कितना क्या नुकसान हुआ, सारी चर्चा इस वीडियो में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आइए नेपाल में जल प्रलय की पूरी कहानी को समझते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कहानी शुरुआत होता है 26 अगस्त को, 26 अगस्त 2026 को नेपाल में यह विनाशकारी फ्लैश फ्लड। अब यहां देखिए फ्लैश फ्लड एक वर्ड आ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आखिर फ्लैश फ्लड कहते किसे हैं। 26 अगस्त 2026 की सुबह करीब 8:30-9 बजे के आसपास शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा असर नेपाल चीन सीमा के पास रसुआ जिले था, रसुआ जिले और भोटे कोसी नदी घाटी में हुआ। रसुआ जिला सबसे ज्यादा प्रभावी जिला है और भोटे कोसी नदी घाटी जो है सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र यही माना गया है। अब देखिए नेपाल में बाढ़ कैसे आई इसके बारे में चर्चा करते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा के पास, अब यहां देखिए कहीं पे आप देख रहे होंगे नेपाल चीन, कहीं पे देख रहे हैं नेपाल तिब्बत देख रहे हैं। तो तिब्बत क्या है, एक क्षेत्र है जिसपे चीन अपना अधिकार दिखाता है। चीन उसे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन घोषित किया है। 1950 में चीन की सेना ने तिब्बत पे अपना कब्जा कर लिया। जैसे कि अभी हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसी तरह वहां तिब्बत को वो ऑक्युपाइड कर लिया है, चीन ने ऑक्युपाइड कर लिया और उस पर अपना अधिकार जमाता है। लेकिन वो पहले से एक स्वतंत्र क्षेत्र था, स्वतंत्र देश था, लेकिन उस पर चीन अपना अधिकार कर लिया 1950 में। तो तिब्बत अभी चीन में ही स्थित है। अब आगे आइए चर्चा करते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमालय में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। अब यहाँ ग्लेशियर वर्ड एक आया है, ग्लेशियर क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक एक चीज समझिए कि आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ है। शुरुआती जांच में इसे आइस रॉक एवलेंच ग्लेशियर कोलैप्स माना जा रहा था। इसे इससे बर्फ, चट्टान और मलबा तेजी से नीचे आया और लेंदे खोला, यही नदी सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया है। लेंदे खोला नदी के रास्ते को अस्थायी रूप से रोक दिया। वहां पानी और मलबे का एक अस्थायी बांध झील जैसा बन गया। अब हुआ क्या कि देखिए, जब ग्लेशियर का एक बर्फ जैसा चट्टान जो टूट के गिरा ना, तो वो क्या हुआ, लेंदे रिवर में आके रुक गया, रुक गया। अब वो क्या किया, एक बांध का रूप बना दिया, बांध का रूप बनाया। उधर से पानी पहले से आ ही रहा था, एक बर्फ का टुकड़ा आके गिर गया, बर्फ का टुकड़ा आके रुक गया। अब क्या हुआ, पीछे जो भी पानी था वो जमा होते गया, होते गया। पानी का जब तेज बहाव आया, जब पीछे पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो वो क्या किया कि एकाएक वो पहाड़ जो टूटा हुआ जो रुका था उसको तोड़ के आगे निकला, पानी बहुत तेजी से निकला और जाके इतना नुकसान पहुंचाया। आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए, जब यह प्राकृतिक अवरोध टूट गया, जब यह प्राकृतिक अवरोध टूट गया तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा अचानक नीचे की ओर बहा। इसी को फ्लैश फ्लड, अचानक आने वाली बाढ़ कहा जाता है। फ्लैश फ्लड किसे कहा जाता है, जब पानी अचानक से तेजी से बहुत बड़ी मात्रा में जब निकलता है ना, अचानक से जब बाढ़ आता है, अचानक से आने वाली बाढ़ को ही फ्लैश फ्लड हम लोग कहते हैं। पानी का तेज बहाव भोटे कोसी, त्रिशूली, नारायणी नदी तंत्र की ओर गया और रास्ते में गांवों, पुलों, सड़कों तथा बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ। अब यहां देखिए, नारायणी नदी जो नेपाल में जो नारायणी नदी है, वो जब भारत में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, तो वो गंडक के नाम से जानी जाती है, गंडक के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण बात, शुरुआत में भूकंप को संभावित कारण माना गया था, भूकंप माना गया था कि भूकंप आया था उस लिंदे नदी के करीब। लेकिन बाद के यूएसजीसी, यूएसजीसी कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, जैसे कि हमारे यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसी तरह अमेरिका में है यूएसजीसी यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे। विश्लेषण के
अनुसार दर्ज की गई सेस्मिक एक्टिविटी स्वयं ग्लेशियर मलबे के गिरने से पैदा हुई थी। जो ये पानी का जो बहाव आया ये भूकंप के कारण नहीं आया, बल्कि कि ग्लेशियर जो टूटा उसी के कारण ये उत्पन्न हुआ है ये बाढ़। ये यूएसजीसी के अनुसार है। अब देखिए ग्लेशियर के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। ग्लेशियर के बारे में चर्चा करते हैं। ये सफेद सफेद जो दिख रहा है आपको, ये सारा ग्लेशियर है। सफेद जो दिख रहा है पहाड़ जैसा, ये ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर ग्लेशियर कहते किसे हैं? ग्लेशियर यानी कि हिमनद, हिंदी में इसे हिमनद कहते हैं। हिमनद पहाड़ों पर जमा हुई बहुत मोटी और विशाल बर्फ की परत होती है। बहुत मोटी और विशाल बर्फ की परत होती है जो अपने वजन के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर घिसकती रहती है। वजन के कारण बहुत ज्यादा वजन रहता है, धीरे धीरे घिसकती है। ग्लेशियर की खास बातें क्या होती है? यह हजारों वर्षों में बनता है। आमतौर पर बहुत ऊंचे और ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पूरी तरह स्थिर नहीं होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गर्मी में इसका कुछ हिस्सा पिघलकर नदियों को पानी देता है। अगर ग्लेशियर का कोई बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिरे या उससे बनी झील का पानी अचानक निकल जाए तो इसे फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति पैदा होती है। यही कारण था। अब क्या हुआ, जैसे कि ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का कुछ पार्ट टूट के क्या हुआ, लिंदे जो रिवर था, लिंदे रिवर के जो संकीर्ण रास्ता था यहां पे आके रुक गया। ग्लेशियर का एक पार्ट टूट के यहां आके रुक गया। और ये लिंदे रिवर जो पीछे भी है, पूरा यहां से पानी आते आ रहा था। पानी तो पीछे से आ ही रहा था। यहां पे क्या हुआ, एक डैम का रूप बन गया, एक प्राकृतिक बांध जैसा बन गया। अब जब पानी पीछे ज्यादा जमा हुआ तो इस बांध को तोड़ के अचानक से पानी तेजी से आगे आया, अचानक से तेजी पानी बढ़ते आया। इससे क्या हुआ कि आगे जो भी दिखाई दिया, गांव, पुल, पुलिया, घर, मकान, गाड़ी, जो भी सारा कुछ बहते चला गया पानी में। आइए फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब चलिए देखिए कुछ टाइमलाइन देखते हैं, किस समय पे क्या घटना हुआ उसको हम लोग टाइम के अनुसार समझते हैं, किस टाइम पे क्या घटना हुआ। पूरी टाइमलाइन देखते हैं। सुबह लगभग 9 बजे नेपाली समय के अनुसार भोटे कोसी नदी के ऊपरी हिस्से में पानी का स्तर अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। लगभग 9 से 9:15 के बीच में तिब्बत की तरफ से आया पानी बर्फ, चट्टानों और मलबे के साथ रसुआ जिले में दाखिल हुआ। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार टिमुरे क्षेत्र में बाढ़ लगभग 9:15 बजे पहुंची। इसके तुरंत बाद टिमुरे और स्याफ्रुबेसी में भोटे कोसी का पानी तेजी से फैल गया। सड़क, पुल, घर और अन्य ढांचे प्रभावित हुए। अगले कुछ घंटों में पानी और मलबा भोटे कोसी त्रिशूली नदी की ओर तेजी से नीचे गया। लगभग 30 मिनट के दौरान गलछी में त्रिशूली नदी का जल स्तर करीब 9 मीटर और मालेखू में करीब 7 मीटर तक बढ़ने की रिपोर्ट है। दोपहर से आगे इस तरह पानी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला गया। लगभग 10 घंटे के भीतर क्या हुआ, बाढ़ की लहर भोटे कोसी और त्रिशूली नदी तंत्र से आगे नारायणी नदी तक पहुंच गई। नारायणी नदी के बाद क्या हुआ, गंडक तक पानी आ गया, बिहार में पानी आ गया। अब देखिए हम लोग थोड़ा मैप के जरिए इसको समझिए कि कहां से पानी कैसे कैसे आया और कहां तक ले पानी गया, जो बाढ़ है वो कहां तक गया। पूरा पाथ ऑफ द नेपाल ग्लेशियर फ्लैश फ्लड लेंदे रिवर टू गंडक रिवर तक का सफर हम लोग एक मैप के माध्यम से समझते हैं। अब यहां देखिए जो सफेद चादर दिख रहा है, जो बर्फ दिख रहा है, यही ग्लेशियर है, पहाड़ है, यही ग्लेशियर है। अब यहां से क्या हुआ, ये जो रिवर है ये लेंदे रिवर है। अब यहां देखिए यहां क्या हुआ था, एक डैम की तरह बन गया था, डैम की तरह बन गया था। यहीं पे हुआ आइस एंड रॉक डैम, यहीं पे आइस और बर्फ और चट्टान का एक टुकड़ा एक बांध बना दिया था। यहीं पे ये टूटा और ये देखिए तेजी से पानी निकला। तेजी से जब पानी निकलते आया तो ये आपका ढांडिंग और आगे नारायणी नदी, तिमुरे, त्रिशूल नदी, ये सब आगे आते 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 आपका सारा कुछ नुकसान पहुंचाते। चितवन में सबसे ज्यादा लाश मिला है, चितवन में सबसे ज्यादा लाश मिला है। जब पानी तेजी से आया तो लाश को लेते आगे बढ़ते गया तो चितवन में सबसे ज्यादा लाश मिला है।
अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार। और ये पानी आगे जाके यहाँ पे भारत नेपाल बॉर्डर है ये। और आगे ये नदी क्या होती है, जो नारायणी नदी है, इसको भारत में गंडक के नाम से जानते हैं। और गंडक ये क्या होता है, पटना में आके गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है पटना में आके मिल जाती है। अब देखिए और भी इसके बारे में कुछ चर्चा देखिए। ये आप लोग वीडियो में बहुत वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से पीछे से पानी आया है, मलबा आया है और इसको पूरा तबाह करते हुए आगे लेके चला गया है। इसमें लोग को भी देखे होंगे कि लोग सब छोटे छोटे लोग यहाँ दिख रहे होंगे कि ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं और पीछे से मलबा और पानी का एक बहुत बड़ी मात्रा पूरे लोग को एकदम दहा के ले जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी लगे हुए, ट्रक लगे हुए, सबको दहा के एकदम लेते चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए नेपाल फ्लैश फ्लड, सीसीटीवी फुटेज शोज द इमिग्रेशन ऑफिस नियर द रसुआगढ़ी नेपाल चाइना बॉर्डर एरिया सराउंडेड बाय फ्लड वाटर। अब यही है, ये इमिग्रेशन ऑफिस, इमिग्रेशन सेंटर है। अब ये इमिग्रेशन सेंटर क्या है इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इमिग्रेशन सेंटर क्या है इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए इमिग्रेशन सेंटर, अब इमिग्रेशन सेंटर ये क्या है, यह रसुआगढ़ी, बोले ना सबसे ज्यादा प्रभावी जिला रसुआ, तो रसुआगढ़ी सीमा क्षेत्र का इमिग्रेशन सीमा जांच केंद्र है, जहां नेपाल चीन सीमा पार करने वाले यात्रियों के दस्तावेज और जन प्रक्रिया होती है। जैसे कि हम लोग जब देखे होंगे, आप लोग भी गए होंगे भारत नेपाल बॉर्डर पे देखे होंगे कस्टम ऑफिस होता है, उसी तरह का ये इमिग्रेशन ऑफिस है। वहां पे कागजी प्रक्रिया पूरा होता है, वीजा पासपोर्ट सब कुछ जांच होता है, तभी उस देश से इस देश में लोग आएगा, नेपाल से चीन में जाएगा, चीन से नेपाल में आएगा। बाढ़ के समय वहां क्या हुआ, 26 अगस्त 2026 की सुबह भोटे कोसी क्षेत्र में अचानक बहुत तेज पानी और मलबे का प्रवाह आया। रसुआगढ़ी सीमा क्षेत्र में स्थित इमिग्रेशन सेंटर भी इस अचानक आई बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहां मौजूद लोगों को अचानक आई बाढ़ से निकलने का मौका बहुत कम मिला। खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे विदेशी तीर्थयात्रियों का एक समूह वहां मौजूद था। यह सबसे एक महत्वपूर्ण बात है। कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है नेपाल होते हुए इसी रास्ते से जाना था। इसी रास्ते से बहुत सारे जो तीर्थयात्री थे वहां पे रुके हुए थे, वहां पे उसका कागजी प्रक्रिया हो रहा था। अभी विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगभग 200 के करीब वहां फंसे हुए थे तीर्थयात्री। उसका अभी मतलब डेटा नहीं मिल रहा है, कहाँ है, मोबाइल सारा बंद है, पूरा जो संचार व्यवस्था है पूरा ठप हो गया हुआ है। तो वहां क्या था कि तमिलनाडु से, बंगाल से और भी क्षेत्र से वहां लोग गए थे, मानसरोवर जा रहे थे या वहां से आए थे। ईसा फाउंडेशन ने भी दावा किया है कि उनका लगभग 80 लोग वहां फंसे हुए थे। लास्ट बातचीत के अनुसार 80 लोग फंसे हुए थे। उसके बाद कोई भी चर्चा नहीं हो रहा है, कोई भी बात जानकारी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लगातार जारी है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुसीबत में बच जाए। बहुत लोग बचे, बहुत लोग फंसे हुए, उनको जो नेपाली सेना है, नेपाल के जो सेना है, बहुत कड़ी मेहनत के साथ उन सभी को निकाल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित बचे। तो सारा चर्चा किए इस वीडियो में कि आखिर नेपाल में ये बाढ़ कैसे आया, ये विनाशकारी बाढ़ कैसे आया, जल प्रलय कैसे आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।